अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। सबसे पहले तो शुक्र की बात है कि पाकिस्तान और ईरान के जो मामलात हैं, वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने करम किया, तो अब मज़ीद उसमें ख़राबी नहीं होगी, लग ही नहीं रहा है। क्योंकि दोनों तरफ जो है, वो सेन माइंड्स जो हैं, उन्होंने प्रिवेल किया है और कोशिश की है कि मामला जो है वो ख़राब ना हो। ये ज़रा देखेंगे इसका क्या कैसे इसका बैकग्राउंड क्या हुआ है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता था और मज़ीद अब फ्यूचर में क्या करने की ज़रूरत है। इमरान खान के केसेस की भी बात करेंगे, वो भी आपको मालूम है कि उन्होंने भी जर्नलिस्टों से बात की है, उस पे बात करेंगे। और इन तमाम उम्र पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाहौर से तशरीफ़ रखते हैं भाईजान सलमान आबिद साहब। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम थैंक जी। यू वेरी मच जी इकरार साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या हाल चाल है? बड़ा जी ज़बरदस्त किस्म का मफलर लगता है, टिका के ठंड पड़ रही है लाहौर में, हैं जी? तो और ड्राई ठंड है ना? पहले कह रहे थे कि सर्दी नहीं आ रही, अब सर्दी आई है तो कह रहे सर्दी जा नहीं रही। सही बात है। इस बार तो आपको पता है मकबूजा कश्मीर में भी स्नो के हाँ, बगैर ठंड चल रही है। वहाँ पे भी स्नो ही नहीं अच्छा, पड़ी इस अच्छा। दफ़ा। ये बड़ा हाँ जी, अजीब-सा मामला चल रहा है। बस गया, ठीक अच्छा है। जी, ये मामला तो हम करते हैं, लेकिन टू स्टार्ट विद ये ज़रा जो ज़का अशरफ साहब ने रुखसत होने का ऐलान किया है, इसके बारे में ज़रा मुझे बताएँ कि एक तो ये है कि ज़ाहिर है उन्हें करना चाहिए था। वैसे तो ख़ैर वो मेरे अज़ीज़ हैं, बड़ा उनके साथ मेरा एक ताल्लुक भी है। लेकिन जहाँ तक प्रोफ़ेशनलिज़्म की बात है तो फिर वो तो है। अब एशिया कप को आप देख लें, एशिया कप में बेड़ा गर्क हमारा हुआ, वर्ल्ड कप देखें, ऑस्ट्रेलियन टूर देखें, फिर अभी जो न्यूज़ीलैंड के साथ टी20 सीरीज़ चल रही है, वो चारों के चारों मैच हम हार चुके हुए हैं। कोई लगता है कि जैसे एक कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन है ही नहीं, ना टीम के अंदर, ना पीसीबी के अंदर। तो ये जो हुआ है मामला, ये क्यों हुआ है जी? इसका ज़रा हमें थोड़ा-सा बैकग्राउंड तो बताएँ। देखिए, इसका इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो आसिफ अली जरदारी हैं, जिन्होंने राइट, ज़का अशरफ की पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट की पीसीबी के अंदर। हालांकि ज़का अशरफ साहब पहले भी पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं और अब उम्र के उस हिस्से में है जहां वो उतने एक्टिव नहीं हो सकते थे जितना एक बंदे चेयरमैन को एक्टिव होना चाहिए था। हाँ जी, और ठीक। नजम सेठी साहब से जिस तरह से उनको निकाला गया और उनको रुखसत किया गया और उसके मुकाबले में उन्होंने ज़का अशरफ को तरजीह दी जरदारी साहब ने। हुँ, उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि एक तो ज़का अशरफ की अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल बुनियादों पर हुई और दूसरी हुँ, बुनियाद ये बनी कि उसमें टीम में ग्रुप बंदियां पैदा होनी शुरू हो गई। और कहीं हाँ, शाहिद आफरीदी साहब अपने दामाद को शाहीन शाह को अपना कप्तान बनाना चाहते थे, कोई बाबर आजम के पीछे पड़ गया, किसी ने टीम मैनेजमेंट के अंदर बेतुमार तब्दीलियां की, सेलेक्टर्स में, चीफ सेलेक्टर्स में, कलेक्शन कमेटी में, और एक बड़ी उखाड़ पुछाड़ हुई। अच्छा, फिर क्रिकेट के अंदर जो शिकस्तें हुई उसका जिम्मेदार कभी बाबर आजम को करार दिया जा रहा है, कभी किसी को करार राइट, दिया जा रहा था। तो बकायदा टीम में दो तीन ग्रुप्स बन गए। अच्छा, वो ग्रुप्स जो है वो सिर्फ क्रिकेट टीम के अंदर नहीं थे, बल्कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर आपको याद है जिस वक्त वो उन्होंने वहाब रियाज साहब ने सलमान भट्ट साहब को बनाया सिलेक्शन कमेटी का हाँ, सरबराह, तो हाँ, उस वक्त पटा पड़ गया। अच्छा, ये बिल्कुल, सारी चीजें हो रही थी। अब उसका हुआ क्या? उसकी वजह ये हुई कि जो टीम कॉम्बिनेशन था, जो पाकिस्तान टी वो ट्वेंटी डिस्ट्रॉय के हो अंदर बड़ा शानदार परफॉर्म कर रहा था, वनडे में गया। बड़ा परफॉर्म कर रहा था, वो सारा का सारा ब्रेक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो टीम कॉम्बिनेशन की ओपनिंग जोड़ी थी रिजवान की और बाबर की, उसको तोड़ा गया। वो डिस्ट्रॉय उसमें नए हुआ। नए तजर्बे किए गए। तो उसका हाँ, रिफ्लेक्शन ये था कि आज जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हो रहा है, उसमें प्लेयरों की परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन जो हुँ, प्लेयरों के अंदर ग्रुपबंदी की गई, उनके अंदर तोड़ फोड़ की गई, उनके साथ मुख्तलिफ किस्म का सलूक अच्छा या बुरा किया गया, उसका हुँ, नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान टीम यहां पर खड़ी है। और उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी बहरहाल पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ पे आती थी और उनके ऊपर आती है। बड़ा प्रेशर था कि जनाब वो तो टीम अपने ओहदे से इस्तीफा दें और जान छोड़ें, क्योंकि ये उनके बस की बात नहीं है। तो क्या नजम सेठी साहब जो हैं उसमें कामयाब हुए हैं उनको हटाने में या वैसे ही परफॉर्मेंस की इस तरह की थी? नहीं, मेरा ख्याल है कि नजम सेठी साहब तो इस तरह बरह रास्त उसमें नहीं हो सकते थे। लेकिन एक चीज तो साबित हुई ना कि नजम सेठी के मुकाबले में ज़का अशरफ का तजर्बा जो किया गया वो ठीक नहीं था। देखिए, हुँ, नजम सेठी से आप लाख इख्तलाफ करें, लेकिन वो बड़े एक्टिव आदमी है और बड़े हुँ, फाल तरीके से चीजों को लेकर लीड कर रहे थे, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी है। और फिर ठीक उसके बाद आपने देखा जो टीम में ग्रुप बंदियां हुई ना, मुझे लगता है, है कि उससे बढ़ ज्यादा गया। ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो उस ग्रुप बंदी का हुआ है, जिसकी वजह से टीम अपना कॉम्बिनेशन जो है जीत का नहीं बना सकी। आप ये देखिए ना, यही शाहीन शाह अफरीदी थे, यही रऊफ रऊफ था, यही प्लेयर थे रिजवान, यही बाबर आजम, यही नवाज, यही इफ्तिखार, ये हर मैच में पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर परफॉर्म कर रहे थे। अब जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही और खास तौर पे हमारा तो फिर बॉलिंग कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा,
तो उसकी हाँ, रिफ्लेक्शन ये आई ना कि आपने जो जबरी बुनियादों पर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया, और जिस वही तरीके से आपने शाह मसूद को, जिसकी टेस्ट टीम में भी अभी उस तरह की जगह नहीं जगह ही बनती नहीं थी, मिलती। उसको हाँ, भी आपने जाके पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया। तो आपने तो खुद ही इनवाइट किया ना ग्रुप बंदी को, और उसका नतीजा हाँ, निकला जो आज हम देख रहे हैं। वो निकल रहा है, टीम संभल ही नहीं रही। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड बता दूँ ख़वातीन हज़रात के, चूँकि मैंने बताया आपको कि मेरा उनके साथ एक ताल्लुक है। तो मैंने जब वो चेयरमैन बने थे, तो मैंने उनको 2-3 चीज़ें बताई थी। और मैंने उनको बताया था कि पीसीबी में कौन-कौन से माफियाज़ हैं, कौन-कौन से नाम हैं, मैंने नाम लेके उनको बताया था। और मैंने उनको ये भी बताया था कि ये लोग जो हैं, इनको आप ना रखिएगा। लेकिन अब क्या करें कि उन्होंने उन्हीं को रखा, और जिनको मैंने कहा था कि उनको लेके आइएगा, वो नहीं लेके आए। तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी। मैं हालाँकि कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट हमने की थी कि उनको बताने की कि जो पीसीबी में मामला चल रहे हैं, क्योंकि अंदर से हमें खबरें मिल रही थी। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करे उनके लिए भी और पीसीबी और के लिए इसमें भी। एक बात अच्छा, इसमें एक चीज़। एक बात जी, एक चीज इसमें जी, एक जी। बात जो अपना जक्का अशरफ साहब ने की है, उन्होंने हुँ, ये इल्जाम भी लगाया कि उनके मामलात में बहुत ज्यादा सियासी मुदाखलत की जा रही थी। अच्छा, अब हुँ, वो सियासी मुदाखलत ये थी कि जो पहले केयर टेकर गवर्नमेंट थी, अपना शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, फिर बाद में हुँ। निगरान हुकूमत आ गई। पीसीबी के मामले में हमारे यहाँ बोर्ड के अंदर बहुत मुदाखलत होती है। तो ये भी इल्जाम उनका काफी हद तक बजा होगा, और मैं समझता हूँ कि उनके हाँ, ये बहुत से करते तो हैं। मामलात में उनको 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 मुदाखलत की जा रही थी, उनके हाथ पैर बांधे जा रहे थे, और उनसे कहा जा रहा था कि आप रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट करें, तो जिससे वो फ्रस्ट्रेटेड हुए, फिर उन्होंने अपना रिजाइन ज़ाहिर दिया। ज़ाहिर है, ज़ाहिर है। अच्छा, क्रिकेट के हवाले से ही एक, बल्कि एक और खबर भी वो बल्कि मुझे हँसी आ रही है कि वो आज आपने मैच देखा होगा कि मैच के दौरान ये तस्वीर आ गई। ये ज़रा देखें ना आप। और ये तस्वीर जब आई, तो पीटीवी को थरथल्ली पड़ गई कि ये क्या हो रहा है? तो पीटीवी ने जनाब फिर उसके ऊपर गेम ऑन है करके बंद कर दिया इसको। और मेरे जैसे बंदे जो जो कि आजकल मैच ही नहीं देखते, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं हम लोग, तो मैं तो पाकिस्तान के मैचेस नहीं देखता। और मैंने वो सारा का सारा जो मैंने नहीं देखना था, वो इस तस्वीर की वजह से मैंने देखा कि यार ये क्या हुआ? तो ये इतना इतना पैनिक हो चुके हैं कि एक तस्वीर से डर रहे हैं। सर उसको छोड़े, जो पीटीवी ने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी वर्ल्ड कप की, उसमें से जो हाँ, विनिंग वर्ल्ड कप के कप्तान थे, उसमें से इमरान खान को भी निकाल निकाल दिया दिया। था। यानी इमरान खान का खौफ इतना ज्यादा है कि हर बंदा अपने ऊपर सेल्फ सेंसरशिप लगा लेता है कि कहीं जी, हमारी कोई बात दुरुस्त ना हो जाए। तो लेकिन मसला यह है कि अब आप इन चीजों का आज की दुनिया में जो इलाज ढूंढते हैं, इस तरह की तस्वीरों को आउट करने का, वो बल्कि उस तस्वीर की कीमत बढ़ा देता है, और लोग बढ़ा देते रिएक्टिवली वो बहुत ज्यादा देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, इससे कोई पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं होता, बल्कि हैं। मेरा लगता यह ख्याल है है कि कि पाकिस्तान हाँ, के अंदर जो है कितनी तासुब पाया जाता है किसी की पसंद और तासुब है। नापसंद के हवाले से। हाँ, और डेकेडेंट फोर्सेस जो हैं वो आगे आगी हुई हैं। अच्छा जी, ज़रा आप आ लाजमी। जाते हैं ज़रा पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर। एक तो ये है कि जो हमारा स्ट्रेटेजिक बल्कि सिनेरियो पहले हम डिस्कस करते हैं। जो ईरान और पाकिस्तान का मामला चल रहा था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह डी-एस्केलेशन हुई है। ईरान हैज़ बैक डाउन। और फिर ये है कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, उसमें भी उन्होंने ये बताया कि हमने एग्री किया है कि मामलात ज़रा ठीक करते हैं। जो हमारे दोस्त हैं, वो उन्होंने भी अपना एक रोल प्ले किया है, चाइना ने रोल प्ले किया है, रशिया, टर्की, सब ने रोल प्ले किया है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने भी कहा है, और फिर ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी रात गए एक स्टेटमेंट आई, जिसमें उन्होंने कहा जी कि हम गुड नेबरली टाइज जो हैं पाकिस्तान के साथ वो चाहते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये अच्छा हो गया दोनों तरफ से, कि कम से कम रोक लिया गया है मजीद नुकसान से बचने के लिए? देखिए, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि होना भी यही चाहिए था जो अब हुआ है, और मैंने हाँ, कहा था कि किसी भी तरीके से इसके अंदर कोई एग्रेशन नहीं आना चाहिए दोनों तरफ से, और मामलात को कूल करना चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्कों के मफाद में भी है, रीजनल पॉलिटिक्स के मफाद में भी है, और मुस्लिम ममालिक के मफाद में भी है। क्योंकि इसका खतरा यह था कि अगर ये चीजें आगे बढ़ती, तो हमें फिरका वाराना बुनियादों पर शिया सुन्नी जो डिवीजन है, वो और ज्यादा गहरी हो जाती है, और पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल हो सकती थी। और ये भी हाँ, मैंने आपको बताया था कि इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक तरफ हम भारत के साथ उलझे हुए हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ उलझे हुए हैं, तीसरी तरफ हम ईरान के साथ उलझा, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। और जैसे आपने कहा कि इसमें चीन ने, रशिया ने, और टर्की, बाकी टर्की, ममालिक समेत यूरोपियन टर्की। यूनियन है, उन्होंने भी बड़ा हुँ, रोल प्ले किया कि जनाब मामलात को वहां ना लेके जाया जाए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों तरफ के वो लोग आगे आए हैं जो चाहते थे कि हाँ, जी। सिचुएशन को कूल किया जाए अच्छा, और अब सिचुएशन एक को एक बेहतर इसमें तरीके से डील किया जाए। इसमें सलमान भाई, अब इसमें एक सवाल जो है ना वो उठता है, और वो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, उसका जवाब मेरा ख्याल है कि आप हमें ज़रूर देंगे। और वो ये है कि ये आखिरकार ये फस क्रिएट क्यों किया गया? मतलब
इतना बड़ा आपने हमला किया और फिर आपने मामला ठीक भी कर लिया और कहा एक नेबरली कंट्री है और ब्रदरली कंट्री है, तो ईरान ने ये स्टेप उठाया क्यों? ये सोचने की ज़रूरत है, क्या अचीव किया उन्होंने, क्या अचीव करना चाहते थे, किया उन्होंने अचीव या नहीं किया? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं समझता कि ईरान ने ये सारा काम सियासी तन्हाई में किया है और ये उसका राइट, कोई इनफरादी फैसला है। मैं राइट, समझता हूं कि शायद इसमें कहीं ना कहीं भारत का एक रिफ्लेक्शन जरूर होगा और हुँ, भारत ने उनको शह दी होगी कि आप ये काम करें। और ये भी मैंने राइट, आपको बताया था कि भारत के इस वक्त ईरान के साथ और यूएई के साथ जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट चल रहे हैं बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, वो भी बहुत आगे की तरफ गए हैं। तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान पर एक दबाव बढ़ाने की कोशिश हो और ये बावर करवाने की कोशिश हो कि पाकिस्तान जो है वो उसको हम हदफ कर सकते हैं, निशाना बना सकते हैं और ईरान के अंदर जो है वो सलाहियत भी है और ईरान के पीछे हम खड़े भी हैं। लेकिन हुँ, मसला ये है कि अभी अगरचे हम बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि दो तरफा तरीके चीजों को सीज फायर हुआ है, लेकिन ये आगे जाकर भी चीजें खराब करेगा। मैं आपको बताऊं, इतनी आसानी से चीजें ठीक होने वाली नहीं है। एक दफा जब डेफिसिट आ जाता है ना, तो वो अपना हुँ, इम्पैक्ट जरूर छोड़ता है। अब तो छोड़ता है। डिपेंड ये हाँ, करता है कि दोनों तरफ के लोग कितनी प्रोलॉन्ग करते हैं इस कोलेशंस को और इस सोशल हार्मोनी को जो इस वक्त डेवलप हुँ, करने की बात की जा रही है। और इस पे पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और ईरान हुँ, को भी डिप्लोमेटिकली बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर वे फॉरवर्ड जाना है। क्योंकि मैं आपको ये एक बताऊं, ये जो त्रिकोण है ना, ये क्या कहते हैं, चाइना की, इंडिया की और ईरान की और अफगानिस्तान, फिर ये सब चीजें जो है, ये हमें हाँ, एक ऐसी तरफ नहीं लेके जानी जहां ये सब एक तरफ खड़े हो जाए और हम एक तरफ खड़े हो जाए। और ये महफूज़ हो बिल्कुल जाए, हमें ठीक सूट नहीं करती, क्योंकि है। देखिए एक ना, जब आप हाँ, रीजनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो रीजनल पॉलिटिक्स की बात ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर आपके साथ खड़े हों और अगर आपके साथ नहीं भी खड़े हुए तो कम से कम ये ना हो कि आपके मुखालिफ के साथ खड़े हो जाए। हमारा हुँ, रीजनल पॉलिटिक्स में जो सबसे बड़ा मसला ये है ना कि अगर कोई मुल्क मुतमईन हमसे नहीं होगा तो वो भारत की तरफ जाकर अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश करेगा या भारत उनको अपने ठीक है। साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। तो हुँ, पाकिस्तान को बड़े स्मार्टली कार्ड खेलने हैं। ये जो पाकिस्तान में एक ठीक है। जज्बाती कैफियत होती है ना कि हमने सबक सिखा दिया, हमने हाँ, ये बड़ा कर दिया, वो कर दिया। ये ठीक है, ये वक्ती तौर पे आपने कर दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन अब आपको ईरान के साथ अपनी रिलेशनशिप को आगे लेके चलने के लिए जरा लंबी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और मुझे लगता हुँ, है कि जो जो वहां के पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ आपको दो तरफा जो ताउन के मामलात हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। ये ना हो कि हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि जनाब हमने भी उनको पसपा कर दिया है, अब उसके बाद हम ये हाँ, कहेंगे जी ठीक है हम तो बड़े चैंपियन है, या वो कह समझे कि वक्ती तौर पे हमने अपने आप को विड्रॉ कर दिया है, हम फिर दोबारा कभी आएंगे। क्योंकि देखिए ना, अगर ये बुनियादी इल्जाम जो है, यानी पाकिस्तान कह रहा है कि जो बलूचिस्तान के बेशुमार टेररिस्ट हैं वो हुँ, ईरान के अंदर मौजूद है। ईरान ये कह रहा है कि कुछ ऐसे दहशतगर्द जो हमें मतलूब है वो बलूचिस्तान में मौजूद है। तो इसका मतलब है ये सीरियस इशू है और अगर ये सीरियस इशू है तो फिर आपको निगोशिएट करना पड़ेगा, डायलॉग करना ठीक है, पड़ेगा, टेररिज्म के मैकेनिज्म्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा और एक हुँ, ज्वाइंट ऑपरेशन, ज्वाइंट स्ट्रेटेजी की तरफ जाना पड़ेगा ना। तो इसलिए मुझे लगता ठीक है। है अभी हमें लग रहा है कि सब अच्छा है, लेकिन अगर हमने इसको सही तरीके से इस पे टैकल ना किया हुँ, तो आगे जाके हमारे लिए मसला पैदा कर सकता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ में इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट है, कल भी मैंने इस पे बात की थी और वो ये है कि एक मुआहदा है जिसके हम हिस्सेदार हैं और वो है, उसको कहते हैं सीटीएफ 150, जी कंबाइंड हाँ। टास्क फोर्स 150। अब ये जो जी जी। है, ये बेसिकली एक 5 टास्क फोर्सेस में से एक टास्क फोर्स है जो कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में आती है, सीएमएफ में। ये जो उस मुआहदा है इसके हम हिस्सा हैं, इसमें 34 से ज़्यादा ममालिक हैं और ये जो रेड सी में जो पेट्रोलिंग होती है, ये बेसिकली ट्रेड और सारी उसकी फ्लो के लिए ये उसको मॉनिटर करती है। तो हम बाय बाय ट्रीटी बाउंड हैं और अब अगर ये देखें, हमारे पर ये अटैक भी आ रहा था कि जी पाकिस्तान कैसे वहाँ पे अपने शिप्स भेज सकता है। तो लोगों का ये कहना है कि चूंकि हम लोग इसके बाउंड हैं, तो ये मिसाइल जो अटैक हुआ है या ड्रोन अटैक हुआ है ईरान की तरफ से, अब इसकी आड़ में अब हमें कहा जाएगा जी कि देखें, अब आप जहाँ के वहाँ पे पेट्रोलिंग कर सकते हैं। आपकी पब्लिक ओपिनियन भी जो पहले आपको क्रिटिसाइज कर रही थी, अब वो नहीं कर रही है। तो क्या ये भी हो सकता है? देखिए, करने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो बात अभी आपने और मैंने की है, हमने दोनों तरफ के जो ग्रे एरिया है ना सर, उनको बुनियाद बनाकर आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करना है। और मैंने ठीक। आपको कहा है कि हमने ये ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं अपनानी जिससे हम ईरान को भारत की तरफ भेज दें या हाँ। ईरान को अमेरिका की तरफ बहुत ज्यादा लेके चले जाए या वो हम्म, कोई ऐसा ब्लॉक बनाने की कोशिश करें इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जरा अगेंस्ट हो। तो इसलिए मुझे हम्म, ये लगता है कि पाकिस्तान को ज्यादा होशियारी के साथ आगे चलना है, क्योंकि आप तीन प्लेयर, इंडिया,
अफगानिस्तान और ईरान अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी सिक्योरिटी थ्रेट्स में इन 3 ममालिक के साथ उलझ जाएं, तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो एक सीरियस थ्रेट फील करेगा। और ये कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें 2 इस्लामी ममालिक भी हैं, अफगानिस्तान भी इस्लामी मुल्क है और ईरान भी इस्लामी मुल्क है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो साबिक सफारतकार हैं, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी की जो स्ट्रेटजीज है, जो सफारतकारी की स्ट्रेटजीज है, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज है, जो निगोशिएशन की स्ट्रेटजी है, उस पर ज्यादा फोकस करें कि जो ग्रे एरिया है दोनों तरफ के, जो हमारे कंसर्न है, जो उनके कंसर्न है, हम उनको प्रॉपर पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली डील करें, तो हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, वो ज्यादा बेहतर रास्ता है बनिस्बत हम कोई ऐसे ऑप्शन इख्तियार करने की कोशिश करें जो आगे जाके हमारे लिए मजीद मसाइल पैदा करें। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी ज़रा इमरान खान साहब की तरफ, जो उन्होंने मुलाकात की है मुख्तलिफ जर्नलिस्टों के साथ। मुलाकात खैर क्या, उनका इंटरेक्शन थोड़ा-सा हुआ है और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ बातें कही हैं। एक तो ये है कि अजीब-सी बात है कि वो जनाब अचानक मुड़े, जाके उन्होंने कैमरा की तरफ देखा और कहा कि कर्नल साहब, मैं इमरान बोल रहा हूँ। अच्छा, अब ये इतनी कामनेस जो है, मुझे सलमान भाई बताएँ मुझे, मैं पर्सनली कन्फेस करता हूँ कि मैंने कम से कम अपनी लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग विल्ड आदमी और इतना बहादुर कह लें या जो कुछ भी कह लें, और इतना नर्व्स और इतना ज़बरदस्त किस्म के जज़्बात रखने वाला इंसान मैंने नहीं देखा, जो इस कदर वहाँ पे मुश्किल हालात में भी वो जाके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और ये मुझे बताएँ, एक तो उन्होंने ये कहा कि डर्टी इलेक्शन जो हैं, वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, जो कि हम करवाने जा रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि हम लोग ऑपोजिशन में बैठ जाएँगे इस तरह के इलेक्शंस के बाद, हम गवर्नमेंट नहीं बनाएँगे। फिर ये भी उन्होंने कहा कि 90% फौजी जो हैं, वो उनको वोट करेंगे, क्योंकि उनको फॉर्मर आईएसआई चीफ ने उनको ये बात कही थी। तो क्या ओवरऑल सिनेरियो में आप क्या कैसे देख रहे हैं कि इमरान खान कैसे कंडक्ट कर रहे हैं अपने आप को? देखिए, इमरान खान ने सिर्फ आपको हैरान नहीं किया, मुझे हैरान नहीं किया, बल्कि अपने सियासी मुखालफिन को भी बहुत ज्यादा हैरान कर दिया है। और ये कहना कि जी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने मुझे जेल में भेजा है, क्योंकि मैंने 3 दफा कुरान और 3 दफा तफसीर पढ़ी है और अब मैं बच्चों के लिए नोट्स बना रहा हूं। तो जरा हैरानगी होती है मुखालफिन के कैंप में कि यार ये क्या चीज है, हमने इसको किस अजाब से गुजारने की कोशिश की करवा रहे हैं, और ये बंदा किस मुतमईन इत्मीनानियत के साथ हमें जवाब देता है। और ये जो बात आपने की कल, मैं बहुत हैरान हुआ, और मैंने कल 5-6 मुख्तलिफ किस्म के डाइवर्स किस्म के लोगों से गुफ्तगू की, इस गुफ्तगू पर जो इमरान खान ने गुफ्तगू की है, और सब हैरान थे कि इस हौसले के साथ और इस इस्तकामत के साथ जिस तरह से वो जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो साइकोलॉजिकली अपने मेंटली जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग आदमी है। अच्छा, ये बात हमें पहले भी थी, मैंने आपको बताया था, मेरी जो आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई थी, उसमें हबीब अकरम भी थे और बैरिस्टर एहतशाम भी थे, अजमल जामी भी थे और बहुत एसार राना थे, चौधरी गुलाम हुसैन वगैरह थे। तो हम बड़े हैरान हुए थे इमरान खान की गुफ्तगू सुन के, और लग नहीं रहा था कि वो इस तरह की शो कर सकेंगे आगे जाकर सिचुएशन को। लेकिन उन्होंने एज इट इज जैसे हमें कहा, चीजें वैसे ही हुई भी, और खुद भी उन्होंने उसी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बड़ी जो इमरान खान गेम कर रहे हैं ना, यानी लोगों का ख्याल था कि पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन कोई नहीं लड़ेगा। आपने देखा कितनी तकसीम हुई है टिकटों के ऊपर, हर बंदा कहता था टिकट मुझे पीटीआई का चाहिए। लोग रुपोश होकर, गिरफ्तार होकर टिकटें मांग रहे हैं और टिकटों के लिए लाइन में लगे हुए थे। और सबसे ज्यादा कैंडिडेट भी इस वक्त इन हालात में, जब पार्टी मुकम्मल तौर पर यरगमाल है, सबसे ज्यादा कैंडिडेट पाकिस्तान में अगर किसी जमात ने खड़े किए तो वो पीटीआई के थे। एक बात ध्यान में रखिएगा, पीएमएलएन भी सारे बंदे नहीं खड़ी कर सकी। दूसरी बात यह है, जो कल उन्होंने 3-4 इशारे किए वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको समझने की जरूरत है, और ये बड़ी स्मार्ट मूव है। मैं इमरान खान साहब को दाद देता हूं। एक तो उन्होंने फौज के साथ और जनरल बाजवा के दरमियान एक लाइन ड्रॉ की है, और उन्होंने कल बार बार ये कहा है कि मैं फौज के साथ खड़ा हूं, फौज मेरी है, मेरी फौज है, फौज मुझे पसंद करती है, मुझे वोट देती है, मैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी का जामिन हूं। लेकिन जनरल बाजवा को उन्होंने जो है ना टारगेट किया है, और सारा मलबा जो है ये उस तरफ डाला है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी हमारे यहाँ सियासतदान खेलते हैं कि जब उनके फौज के साथ मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाएं तो वो किसी एक को टारगेट करते हैं। आपको याद है जनरल मुशर्रफ टारगेट हो गए थे नवाज शरीफ साहब के लिए, फिर जनरल बाजवा को भी टारगेट किया गया था, और फिर जनरल फैज को भी टारगेट किया गया था, और यही कहा गया कि हमारा फौज के साथ ताल्लुकात बेहतर है। तो ये एक पहली दफा मैंने इमरान खान साहब का जो एक जिसे कहते हैं ना लाइन ड्रॉ की है उन्होंने, और उन्होंने अपने आप को पुलिस के साथ और फौज के साथ ये खड़ा होकर ये कहा है कि इनके साथ मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है।
मेरा बुनियादी इख्तिलाफ जनरल बाजवा के साथ था। एक तो ये लाइन उन्होंने ड्रॉ किया है, अब मुझे नहीं पता इसको कितना लंबा वो लेके चलते हैं, ये बहुत अच्छी है अगर उन्होंने वे फॉरवर्ड ढूंढना है, एक बात। और उन्हें बिला वजह फौज के साथ उलझ के एज इंस्टीट्यूशन उलझने वाली जो पॉलिसी है, मैं उसका कभी भी हामी नहीं रहा हूं, एक बात। दूसरी बात जो बहुत अच्छी बात उन्होंने की है, और ये मैं बार बार आपके प्रोग्रामों में भी कहता रहा हूं, पाकिस्तान को इस वक्त वाज़े मैंडेट की बुनियाद पर हुकूमत चाहिए, जिसकी भी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी को मिले, पीएमएलएन को मिले, पीटीआई को मिले। ये जो इत्तेहादी जमातों की बुनियाद पर कमजोर हुकूमतें बनाने का खेल है ना जी, मैं उसका हामी नहीं हूं। और मैं उस वक्त भी, जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत बन रही थी, मेरा सबसे बड़ा खदशा ये था कि ये चंद वोटों की बुनियाद पर खड़ी हुकूमत जो है एक पायदार हुकूमत नहीं बन सकेगी और बड़े चैलेंजेस को नहीं फेस कर सकेगी, और ये वक्त ने साबित किया। और अभी भी मैं ये समझता हूं कि जो कहा जा रहा है ना कि एक चूं चूं का मुरब्बा बनाकर कमजोर सी हुकूमत बना दी जाएगी, जो खाकान अब्बासी साहब का फार्मूला है कि हर पार्टी के पास 70-70 बंदे होंगे और उसके बाद फिर वो जाके कोलिशन गवर्नमेंट में बनने जाएंगे, तो वो भी पाकिस्तान के मसले का हल नहीं है। एक बात जो उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है इमरान खान ने, कि हमें इस तरह की इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जो एक और जो लाइन उन्होंने ड्रॉ की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये की है कि अगर आप इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं और इस तरह के रिग्ड इलेक्शन के साथ जाएंगे, तो ना सिर्फ इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी डैमेज होगी और कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि आपका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेफिसिट और ज्यादा गहरा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये मैं बार बार लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, आपके प्रोग्रामों में भी बोलता हूं कि मुझे लगता है कि यह है कि अगर हम 8 फरवरी को इलेक्शन करवाएंगे और इसी स्ट्रेटेजी के साथ इलेक्शन करवाएंगे जिस स्ट्रेटेजी के साथ आज करवा रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो हमारा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा और ज्यादा जिसे कहते हैं टकराव पैदा करेगा, ज्यादा महाजराई पैदा करेगा, कोई किसी को कबूल नहीं करेगा। आप ये मेरी बात लिख लीजिएगा, एक बात तो ये, तो मैं समझता हूं ये उन्होंने अच्छी इंडिकेशन दी है। तीसरी, उन्होंने फिर एक और मैसेज दिया है कि जी मेरे बारे में ये कहा जाता है कि जैसे मैं कोई जिसे कहते हैं डायलॉग का हामी नहीं, मैं डायलॉग करना चाहता हूं, मौजूद हूं, लेकिन देखिए डायलॉग कैसे होगा? डायलॉग होता है जब आप ओपन माइंड के साथ दोनों फरीक बैठते हैं। लेकिन अगर आप पहले से तय करके डायलॉग करेंगे कि इमरान खान साहब आपने अपनी पार्टी सदारत को छोड़ना है, आपने मुल्क से बाहर जाना है, आप पार्टी से ताल्लुक हो जाए, तो फिर तो डायलॉग ना हुआ ना, फिर तो ये डिक्टेशन हो जाती है। तो मेरा ख्याल ये है कि, और इसी तरीके से इमरान खान को भी सोचना है कि जनाब जो मेरी तरफ से चीजें ऐसी लगती हैं जो डेडलॉक मेरी तरफ से पैदा होती हैं, मैंने भी वो एटीट्यूड नहीं अपनाना। और मैं तो आपके प्रोग्रामों में बार बार इसका हामी रहा हूं कि भाई एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान के दरमियान जो डेडलॉक है ये टूटना चाहिए, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। इसलिए कि मसला सिर्फ इमरान खान का नहीं है। देखिए जो पॉपुलर पार्टियां होती है ना, उनको आप पॉलिटिकली डील करें तो ज्यादा बेहतर नताइज मिलते हैं। जब आप पॉपुलर पार्टी को जो है ना एलिमिनेट करते हैं ताकत के अंदाज में, तो उसका रिफ्लेक्शन एक और आता है, उसका एक इम्पैक्ट एक और आता है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त बहुत से दोस्तों से मेरी जो गुफ्तगू चल रही है और जो लोग सुबह से लेकर शाम तक फील्ड में होते हैं, वो ये कहते हैं यार ये इंतखाबी निशान का जो मामला था और ख्याल ये था कि इंतखाबी निशान के बाद पीटीआई बहुत ज्यादा डैमेज होगी, वो कहते हैं जरा जाके केपीके के और बाकी इलाकों के जलसे जुलूस और छोटी छोटी मीटिंगें वगैरह देखें, लोगों को लोग जो है शायद आप देखिएगा कि आपके लिए खुद बड़ी हैरानगी होगी। ये इलेक्शन जो है इसमें सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, अंदाजा लगाइए। और उसकी तादाद इतनी ज्यादा है कि पीटीआई के जो है सारे के सारे लोग जो है वो आजाद हैसियत में गिने गए ना। तो ये आजाद हैसियत जो है जी, अब ये आजाद हैसियत जो है ये कहीं एक बहुत बड़ी ताकत ना बन जाए, एक बड़ा मसला ना क्रिएट कर दे आपके लिए। और इसके बाद जब आप ये कहेंगे कि ये पीटीआई में जाएंगे, नून लीग में भेजने हैं, किधर भेजने हैं, तो एक और नया मंडी जो है और एक और नया क्राइसिस जो है वो आप क्रिएट करेंगे। तो मुझे लगता है कि इमरान खान की कल की गुफ्तगू से उन्होंने जो इशारे किए हैं वो काफी बेहतर इशारे हैं, मतलब बुरे इशारे नहीं है। अगर इसको वो कहते हैं ना, मैं गेंद आपकी तरफ फेंक रहा हूं, क्या आप उसको कैच करना चाहते हैं? अगर आप उसको गेंद को कैच करना चाहते हैं तो फिर बैठ के कोई निगोशिएशन वाला मामला निकलेगा। इसको इमरान खान की कमजोरी ना समझा जाए, इसको एस्टैब्लिशमेंट की कमजोरी ना समझा जाए, इसको ये ना कहा जाए कि कौन किस पे बालादस्त हो रहा है। हमारी लीडरशिप को एक रास्ता निकालना। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, ये जो इमरान खान ने साइन दिए ना, ये हमारी इस वक्त की जो इमरान खान मुगालिफ सियासी कुव्वतें उनके लिए धचका है। ठीक है ना जी, वो फिर चाहेंगी, मैं आपको बताऊं कि वो डेफिसिट मेंटेन रहे, इमरान वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट। वो एस्टैब्लिशमेंट को यही पैगाम देंगी कि इस बंदे से बचें, इससे ये आपके लिए आके बड़े मसाइल पैदा करेगा।
मैं कहता हूं भी इक्तिदार में आने वाली बात छोड़ दें, भूल जाएं इक्तिदार। इस वक्त इमरान खान साहब ये ना देखें कि मैं 2024 के इलेक्शन के अंदर मेरी पार्टी कितने वोटों से आगे आती है, ये बहस नहीं है। बहस ये है कि इमरान खान साहब को एक वे फॉरवर्ड निकालना है, एस्टैब्लिशमेंट को एक वे फॉरवर्ड निकालना है, जुडिशरी को एक वे फॉरवर्ड निकालना है। ये तीनों इदारों ने और पॉलिटिकल लोगों के साथ भी इमरान खान को किसी ना किसी शक्ल में निगोशिएट करके आगे निकलना है। यही रास्ता है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का, और कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। और इसमें थोड़ी सी मुझे जो पॉजिटिव चीज नजर आ रही है वो एक तो ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है, खासतौर पर ये जो इद्दत वाला मामला था, उन्होंने ये कहा है कि जी निकाह अगर इद्दत में हो जाता है तो उसको बाद में रेगुलराइज भी किया जा सकता है। और फिर दूसरा हमने देखा कि जो 190 मिलियन पाउंड वाला जो इंडाइटमेंट वाला है वो थोड़ा सा पोस्टपोन किया उन्होंने। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शंस का तो आपने बताया कि सिंबल्स वगैरह की जो सूरत हाल है आज़ाद जो है, साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो सीनियर साफी हमारे बड़े मोहतरम कामरान खान साहब जो हैं, उस तरह के लोग जो हैं अभी भी जोर लगा रहे हैं कि यार किसी तरीके से भी इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। कभी ईरान का बहाना लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, कोशिशें चल रही हैं अभी तक। तो अभी क्या क्या लेटेस्ट क्या है? देखिए बात यह है कि ये सिर्फ मसला कामरान खान का नहीं है। मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिल रहा हूं जो साबिक सिक्योरिटी और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ इंगेज रहे हैं, और कुछ ऐसे लोगों से भी मिलता हूं जो जर्नलिस्ट भी हैं, और कुछ ऐसे लोगों से भी मिलता हूं जो एकेडमिक्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। वो सब ये कह रहे हैं कि अगर आप इस सिचुएशन के अंदर इलेक्शन करवाएंगे ना तो आप अपने लिए ज्यादा मसाइल पैदा कर देंगे। उनका ख्याल ये है कि यहां थोड़ा सा स्टे करना पड़ेगा, और इलेक्शन से पहले का जो माहौल है वो दोबारा रीबिल्ड करके आपको इलेक्शन में जाना होगा। अब मैं इसको ये नहीं कह रहा कि कामरान खान किसके इशारे पे ये बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप इस सिचुएशन के तहत इलेक्शन करवाएंगे, जिस सिचुएशन के तहत अभी आप जा रहे हैं, ये बहुत मसाइल पैदा करेगा। इसका कोई वे आउट होना चाहिए। देखिए ना, कल भी फैसलाबाद से पीटीआई के एक उम्मीदवार को जो है वो किडनैप किया गया है, ठीक है ना, वो अब कास्त्रो साहब जो है। अब मेरा मतलब है कि इस तरह से चीजें चलेंगी नहीं। मेरा मौकफ ये है। अब इलेक्शन होने या नहीं होने, अभी मैं आपको बताऊं, मैं लाहौर शहर कल फिरा हूं सारा, मुझे किसी इलाके के अंदर कोई बैनर, कोई बड़े बड़े जुलूस, कोई जलसे, कोई दफातर, मेरा ख्याल है कैंडिडेट के लिए सबसे सस्ता तरीन इलेक्शन बन गया है। आप अंदाजा लगा दीजिए। अच्छा, पैसे कोई नहीं खर्च हो रहे, बल्कि कल 2-4 कैंडिडेट ने यह कहा कि मैं जब वोटरों के पास जा रहा हूं तो पहला सवाल वोटर ये पूछते हैं, पाजी है दसो के इलेक्शन होंगे, यानी फिर मुझे बताना पड़ता है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं कि यार ये इलेक्शन होने भी है या नहीं होने हैं। तो एक इबाम की कैफियत तो जरूर मौजूद है। लेकिन अब एक और चीज देखिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने नोट की है पिछले 4 दिन में, वो मुस्लिम लीग नून का कैंप है। अब नवाज शरीफ साहब जो है, जब वो लाहौर आए थे तो एक जलसा करके खामोशी से वो जाती उम्रा में बैठ गए। उसके बाद वो उस दिन गए हुए अपना वहां पे हाफिजाबाद में जलसे करने के लिए, पहले ही उन्होंने कहा जी सबसे पहले तकरीर मैं करूंगा। वो तकरीर उन्होंने 5-10 मिनट की माजी का मातम किया। उसके बाद वो जो स्टेज पे बैठे हुए थे, उनका चेहरा देखने वाला था, डिप्रेशन में, और बहुत गैर यकीनी और बहुत मायूसी उनके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही थी, और लग रहा था जैसे वो लाताल्लुक है, ये जो कुछ हो रहा है कोई बहुत ज्यादा उनको पसंद नहीं आ रहा। उसके बाद वो लिया का जलसा भी पोस्टपोन हो गया। फिर हमजा शहबाज आपको अभी तक इलेक्शन के हमजा शहबाज अभी तक जलसे करते नजर नहीं आ रहे। फिर कल ये बताया गया कि पीएमएलएन का जो मैनिफेस्टो है वो 27 को जारी होगा। अब 27 जनवरी और 8 फरवरी आप अंदाजा लगा लीजिए ये तजर्बाकार लोग जो हैं ये कहां लेके जाना चाहते हैं। तो मुझे लग ही रहा है कि मुस्लिम लीग नून के कैंप में भी सब कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा, पीपल्स पार्टी तो सिर्फ एंजॉय करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप बड़ी दिलचस्प बात देखें, एमकेएम की कोई कैंपेन स्टार्ट नहीं हो सकी, अवामी नेशनल पार्टी की कोई कैंपेन स्टार्ट नहीं हो सकी, पख्तूनख्वा मिली पार्टी कोई कैंपेन स्टार्ट नहीं हो सकी, पीटीआई को कैंपेन स्टार्ट करने की इजाजत नहीं है, पीएमएलक्यू ड्राइंग रूम में बैठ गई है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर एक नई फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई है। वो जो इतनी बड़ी तादाद में लोग गए थे, वो कहते हैं जी 7 सीटों पर जहांगीर तरीन अलीम खान ने सौदा कर लिया अपनी अपनी सीटें बचा के, और हम सबको लाइन में लगा दिया है। ठीक है, 5,000 वाले 5,000 भी दे रहे हैं ना ये। जी वही मैं कह रहा हूँ, उनके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन आ गई। उधर वो परवेज खट्टक साहब को इंकलाब लाना चाहते थे, वो भी स्टार्ट नहीं हो सका। तो ये एक जहन में रखिएगा कि आज के दिन तक, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, 20 तारीख है, अभी तक इलेक्शन का, कैंडिडेट का, वोटर का और जो रिवायती कैंपेन का मोमेंटम है वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। हो सकता है इलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर इस सिचुएशन के अंदर इलेक्शन होंगे तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों की इलेक्शन के साथ जुड़त,
वोटर का बाहर निकलना, ठीक। मोबिलाइजेशन का होना और उसके बाद का जो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो है वो ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड मुझे नजर आ रहा है। चलें, अल्लाह खैर करे और इसी पे हम इसको बंद करते हैं और इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी सलमान भाई। और आप भी दुआ कीजिएगा कि मामला जो है वो अच्छे तरीके से पॉजिटिवली आगे अल्लाह बढ़ें, ताला बेहतर ताकि करेगा। पाकिस्तान में कुछ थोड़ी-सी स्टेबिलिटी आए और हम भी बाहर बैठे हुए कुछ सुकून का सांस ले सकें जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।